Linux overview. In this video we will see the basic Linux commands and about the Linux operating system. So let's begin. Linux is open source freely available operating system. Linux OS को हमें परचेज़ नहीं करना पड़ता है. ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि यूनिक्स होता था पहले. लिनक्स कर्नल सारे फंडामेंटल वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के. मतलब लिनक्स कर्नल जो है वो एक हार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, और कर्नल की मदद से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर पाता है. लिनक्स ओएस वाज डेवलप्ड बाय लाइनस टॉरवेल्ड्स. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर, एंड यूज़र और बीच में है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम है कि यूज़र कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाए इजीली. लिनक्स आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कर्नल है और बहुत सारे ओएस लिनक्स पे बेस्ड हैं जैसे उबंटू, फेडोरा, डेबियन. ये सारे जो ओएस हैं वो भी लिनक्स पे ही बेस्ड हैं. तो बेनिफिट्स क्या है लिनक्स का? ये एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ओपन सोर्स है तो कोई भी इसे मॉडिफाई कर सकता है. लिनक्स बहुत ज़्यादा सिक्योर है, इसलिए हमें एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल्ड है. और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टेबल है, रिलायबल है, इसीलिए बड़ी कंपनीज़ के जो सर्वर हैं वो लिनक्स पे ही रन होते हैं. अब लिनक्स इंस्टॉलेशन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन लिनक्स को हम USB स्टिक, लाइव CD या वर्चुअल मशीन से भी इंस्टॉल कर सकते हैं. नेक्स्ट अब हम देखेंगे बेसिक लिनक्स कमांड्स. ये काफ़ी कुछ डॉस कमांड से सिमिलर होती है लिनक्स की कमांड्स भी. तो अब अगर हमारे सिस्टम पे लिनक्स इंस्टॉल नहीं है तो हम ऑनलाइन भी लिनक्स शेल पे ये कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इसके लिए ये कोकैल्सी है एक साइट, आप गूगल में डालेंगे कोकैल्सी तो ये ओपन होगा. इसमें आपको ऑनलाइन एक लिनक्स टर्मिनल प्रोवाइड हो जाता है. इस पर आपका जो भी वर्क है वो सेव भी हो जाएगा. तो अब हम इसमें देखते हैं बेसिक लिनक्स की कमांड्स. ठीक है, तो फर्स्ट कमांड जो है वो mkdir मेक डायरेक्टरी. इस कमांड से हम कोई भी नई डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. तो हमें लिखना है mkdir dir 4 dir. अगर हमें दो डायरेक्टरीज़ एक साथ क्रिएट करनी है तो हम यहाँ स्पेस सेपरेट करके दोनों का नाम दे सकते हैं, dir5 dir6. नेक्स्ट है cd कमांड. cd कमांड से हम करेंट डायरेक्टरी से किसी और डायरेक्टरी में जा सकते हैं. जैसे हमें वर्क नाम की डायरेक्टरी में जाना है तो हमने क्या लिखा, cd वर्क. हमें किसी और डायरेक्टरी में जाना है तो हमें स्लैश से उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा. जैसे हमें स्लैश यूज़र लोकल बिल में जाना है तो हमने लिखा है cd/यूज़र लोकल बिल. जैसे यहाँ अगर हम देखें कि हमारे जिस पाथ पे मैं हूँ उस पर कौन कौन सी डायरेक्टरीज़ और फाइल्स हैं, तो उसके लिए कमांड होती है ls. तो यहाँ पे मुझे सारी डायरेक्टरीज़, ये क्या है डायरेक्टरीज़ हैं dir 2 3 4 5 6, और ये क्या है, ये फाइल है. तो मान लो मुझे डायरेक्टरी 2 में जाना है तो मैंने क्या लिखा, cd dir 2.
तो अब हम कहाँ चले गए, dir2 में। ये जो लिनक्स का टर्मिनल है, यहाँ एक डॉलर का सिंबल है। इसका मतलब होता है कि ये एक बैश शेल है। शेल क्या होता है वो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। rmdir कमांड से हम किसी भी डायरेक्टरी को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस डायरेक्टरी को हम रिमूव कर रहे हैं उसमें कोई भी फाइल ना हो। अगर उस डायरेक्टरी में फ़ाइल है तो rmdir कमांड नहीं चलेगी। अब जैसे अगर हमें dir5 को हटाना है तो हमने क्या लिखा, rmdir और फिर डायरेक्टरी का नाम। ठीक है, अब अगर आप ls करोगे तो इसमें अब dir5 नहीं है क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। नेक्स्ट है pwd कमांड। pwd का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर हमें ये चेक करना है कि हम अभी किस पाथ पे हैं, हमारी करंट डायरेक्टरी कौन सी है, तो हम क्या लिखेंगे, pwd। तो इस समय हम कहाँ पे हैं, /home/user पे। मान लीजिए आप डायरेक्टरी 4 में चले गए। अब आपको देखना है पूरा पाथ कि आप इस समय कहाँ पे हो, तो आपने क्या लिखा, pwd, तो /home/user dir4। तो ये क्या है, आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। नेक्स्ट ls कमांड, जो हमें क्या करती है, फाइल्स और फोल्डर्स बताती है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स और फोल्डर्स हैं। लिनक्स की कमांड्स में हम हाइफन के साथ ऑप्शंस दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें सिंपल फाइल्स डायरेक्टरीज देखनी तो हमने ls लिख दिया। अगर हमें डिटेल्ड लिस्ट चाहिए कि ये डायरेक्टरीज कब बनी, विद टाइम हमें चाहिए, तो हमने हाइफन के साथ l ऑप्शन लगा दिया। l का मतलब है लॉन्ग लिस्ट। सॉरी, dir4 में तो कोई फाइल ही नहीं है, तो हम वापस आते हैं यहाँ से /home/user में। अब हमने लिखा ls-l। जिन जिन के आगे d लगा है इसका मतलब वो सब क्या है, डायरेक्टरीज। ठीक, और ये जहाँ हाइफन लगा है इसका मतलब है फाइल्स। ठीक, तो ये ए क्या है, ये एक फाइल है, ये टर्मिनल फाइल है, ये new.sh, ये भी एक फाइल है, तो इसके आगे हाइफन लिखा है, और जिनके आगे डी लिखा है वो क्या है, डायरेक्टरीज है। नेक्स्ट है हु कमांड। हु कमांड ये बताती है कि अभी लिनक्स टर्मिनल्स पे कौन कौन से यूज़र लॉग्ड इन है। ठीक है, किसी भी लिनक्स मशीन पे आप बहुत सारे लिनक्स टर्मिनल खोल सकते हो। लिनक्स टर्मिनल क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक टर्मिनल है जिस पे हम कमांड टाइप करते हैं। तो इस समय मैं इसमें कौन से यूज़र से लॉग्ड इन हूँ, होम यूज़र। जैसे विंडोज़ में हम अलग अलग यूज़र अकाउंट बना सकते हैं, वैसे ही लिनक्स में हम अलग अलग यूज़र अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हो सकता है किसी और टर्मिनल में मैं किसी और यूज़र से लॉग्ड इन करूँ। तो अगर हमें देखना है कि एक पर्टिकुलर लिनक्स मशीन पे कितने यूज़र्स लॉग्ड इन हैं और कौन कौन से टर्मिनल से हैं, तो उसके लिए कौन सी कमांड है, हु कमांड। यहाँ पे जैसे हमने हु टाइप किया तो हमें क्या मिला, ये क्या है, 3 यूज़र्स हैं, रवि, टेकमिन, रूट, और ये उनके टर्मिनल्स हैं, और ये लॉग टाइम है कि कब उन्होंने लॉगिन किया, डेट और टाइम। अब हमें काउंट निकालना है कि टोटल कितने यूज़र्स लॉग्ड इन हैं और उनका नाम। तो हम हु कमांड के आगे क्या ऑप्शन देंगे, -q। तो हु -q में इसने हमें 3 यूज़र्स के नाम बता दिए और यहाँ काउंट बता दिया। अब अगर हमें अपना लॉगिन नेम पता करना है कि मैं कौन से यूज़र से लॉग्ड इन हूँ, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हु एम आई। तो हु एम आई, जैसे यहाँ हमने लिखा हु एम आई, तो क्या आउटपुट आया, डेव। ठीक है, मतलब इस सिस्टम पे मैंने किस नाम से लॉगिन किया हुआ है, डेव के नाम से। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हु एम आई, तो क्या आ गया, यूज़र। मेरी डायरेक्टरी क्या है, होम यूज़र। यहाँ पे मैं
बाई डिफ़ॉल्ट किस नाम से लॉग्ड इन हूँ, यूज़र से। हु एम आई, हु का यहाँ कोई आउटपुट नहीं आया क्योंकि ये तो बस एक ऑनलाइन शेल है। जब आप एक्चुअल में लिनक्स मशीन पे अलग अलग टर्मिनल्स बनाओगे और अलग अलग यूज़र अकाउंट क्रिएट करोगे तब आपको इसका आउटपुट दिखेगा। नेक्स्ट है डेट कमांड। डेट कमांड से हम सिस्टम का करेंट डेट और टाइम पता करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेट, तो करेंट डेट और टाइम आ गया सिस्टम का। फिर है कैट कमांड। कैट कमांड का मतलब होता है कि अगर हमें किसी फाइल को ओपन करके उसको रीड करना है तो हम लिनक्स में कैसे कर सकते हैं, कैट कमांड के थ्रू। जैसे मेरी इस डायरेक्टरी में ये फाइल्स हैं, मान लीजिए मुझे ए फाइल को पढ़ना है तो मैंने क्या लिखूँ, कैट और फिर फाइल का नाम। ठीक है, तो ये इस फाइल के कंटेंट्स आ गए। मैंने इस फाइल में 2 लाइन्स लिखी हुई हैं। इसी तरह कैट न्यू डॉट sh। ठीक है, तो ये इस फाइल के कंटेंट्स हैं पूरे, यहाँ से यहाँ तक। और मान लो फाइल आपकी बड़ी है, 2-3 पेज की है, लेकिन टर्मिनल तो आपका इतना ही है, तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से पहले दूसरे पेजेस ऊपर निकल जाएंगे और आपके टर्मिनल पे सिर्फ तीसरा पेज रहेगा। तो कैट के साथ हम ऑप्शन लगा सकते हैं जिससे कि हम स्क्रॉल कर सकें पेज बाय पेज। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होता है, लेस ऑप्शन। ठीक है, लेकिन लेस ऑप्शन के लिए हम क्या लगाते हैं, पाइप ऑपरेटर। ये क्या है, ये वाला सिंबल जो है डैश लाइन, ये एक पाइप ऑपरेटर है। तो कैट फाइल नेम पाइप लेस। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारी फाइल बड़ी होगी तो हम उसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं यूजिंग पेज अप पेज डाउन कीज और एरो कीज। नेक्स्ट देखते हैं chmod कमांड। chmod कमांड किस लिए यूज़ होती है, फाइल पे परमिशन के लिए, फाइल या फोल्डर्स के परमिशन के लिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई फ़ाइल क्रिएट की और मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं ही उसे मॉडिफाई कर पाऊँ, बाकी लोग उसे सिर्फ रीड कर पाएँ। ठीक, तो मैं उसकी परमिशन इस वैसे ही सेट कर दूँगी। ये जो हमें दिखती है ना, ये R का मतलब होता है रीड परमिशन, W का मतलब होता है राइट परमिशन और X का मतलब होता है एग्जीक्यूट परमिशन। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है ना कुछ जो एग्जीक्यूट होती है, जैसे स्क्रिप्ट फाइल है वो एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरीके से हम फाइल की परमिशन सेट कर सकते हैं। अब ये आपको 3-3 के सेट में दिख रहा होगा, जैसे ये है, जैसे इस फाइल को हम देखें new.sh rwx। तो जो पहला सेट है, मतलब जो ओनर है उसको यहाँ पे 3 ग्रुप्स बने हुए हैं। पहले ग्रुप में कौन आता है, ओनर। तो ओनर को क्या क्या परमिशन है, ओनर वो है जिसने ये फाइल क्रिएट की है। तो ओनर इस फाइल को रीड भी कर सकता है, इसमें चेंज भी कर सकता है और एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ये जो दूसरा सेट है rwx, ये होता है यूज़र्स के लिए, ग्रुप के लिए। मान लो मैंने फ़ाइल क्रिएट की, मैं ओनर हूँ, अब मैंने कुछ यूज़र्स का ग्रुप बना के उनको एक परमिशन असाइन कर दी कि ये ग्रुप ऑफ यूज़र जो हैं वो भी इस फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो तीसरा सेट है वो अदर्स के लिए होता है, मतलब मैं, पहला हो गया ओनर के लिए, दूसरा हो गया एक ग्रुप ऑफ यूज़र के लिए जिनको मैं जानती हूँ, और तीसरा हो गया कोई भी अदर्स जो भी इस सिस्टम पे लॉगिन करेगा, कोई भी नया यूज़र, उसको भी क्या क्या परमिशन है, वो भी इस फाइल को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। तो chmod कमांड से हम फाइल की परमिशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है cp कमांड। cp कमांड किस लिए यूज़ होती है, किसी फाइल और डायरेक्टरीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए, इसके लिए cp कमांड यूज़ होगी।
जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है ए। अब अगर हम डायरेक्टरी 2 में जाएं तो यहाँ तो कोई फाइल है नहीं, इससे बाहर आ गए हम cd डॉट डॉट से। अब अगर मैं कॉपी करूँ cpa, ए क्या है फाइल नेम, और इसको मैं डायरेक्टरी 2 में कॉपी कर दूँ। अब अगर हम dir 2 में जाएंगे cd dir 2। अब अगर हम यहाँ पे ls करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स हैं, तो ये फाइल ए यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। नेक्स्ट है मूव कमांड। कॉपी कमांड में जब हम सोर्स से कोई फाइल कॉपी करते हैं डेस्टिनेशन पे, तो वो सोर्स पे भी रहती है और डेस्टिनेशन पे भी रहती है। मूव कमांड में क्या होगा, वो फाइल सोर्स पाथ से उठ के डेस्टिनेशन पाथ पे चली जाएगी, मतलब फिर वो सोर्स वाले पाथ पे नहीं रहेगी। तो ये सिग्निफिकेंस है मूव कमांड का। और मूव कमांड से हम किसी फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी हम कहाँ पे हैं, pwd। अब मान लो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल ए है, उसको मैंने मूव कर दिया dir 3 में। अब अगर हम यहाँ पे ls करेंगे तो फाइलें अब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टरी 3 में जा चुकी है। अब हम डायरेक्टरी 3 में गए, अब अगर हम यहाँ ls करके देखें तो ये फाइल आ चुकी है। अब मूव कमांड से हम इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो मूव कमांड दो चीज़ों के लिए यूज़ होगी, फाइल को रीनेम करने के लिए और फाइल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करने के लिए। अब अगर हम ls करेंगे तो इस फाइल का नाम चेंज हो चुका है, क्या हो गया, फाइल 1। नेक्स्ट है rm कमांड। rm कमांड फाइल या डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है। इसके पहले हमने देखा था rmdir से सिर्फ डायरेक्टरी रिमूव होगी और rm कमांड से फाइल रिमूव हो जाएगी, rm फाइल। प्लस rmdir से सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी रिमूव होती थी। अब मान लो मुझे dir 2 को हटाना है, जिसके अंदर क्या है, फाइल भी है। तो अगर मैं rmdir करूँगी, rmdir डायरेक्टरी 2, तो ये मुझे रिमूव नहीं करने देगा, क्योंकि ये डायरेक्टरी खाली नहीं। लेकिन हम rm-r से डायरेक्टरी 2 को रिमूव कर सकते हैं। r का मतलब होता है रिकर्सिव रिमूव, मतलब कि इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं वो भी सारी रिमूव हो जाएं अलॉन्ग विद द डायरेक्टरी। ठीक, अब अगर हम ls करेंगे तो dir 2 रिमूव हो चुकी है। एक्चुअली लिनक्स में सब कुछ फाइल्स होते हैं, जो डायरेक्टरी है वो भी इंटरनली क्या है, एक फाइल है। तो rm कमांड से फाइल और डायरेक्टरी दोनों रिमूव हो जाएगी, और अगर डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो भी rm कमांड से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। किल कमांड से हम किसी भी प्रोसेस को, लिनक्स प्रोसेस को किल कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, किल और उसके बाद प्रोसेस की आईडी। नेक्स्ट है ग्रेप कमांड। ग्रेप कमांड से हम किसी वर्ड को सर्च कर सकते हैं किसी फाइल में। ठीक है, जैसे कोई फाइल है star.txt का मतलब कि उस पाथ पे जितनी भी टेक्स्ट फाइल्स हैं, ठीक है, star.txt का मतलब मान लो 3 फाइल्स हैं, a.txt, b.txt और c.txt। मुझे तीनों में सर्च करना है, तो मैं 3 नाम लिखने के बजाय क्या लिख दूँगी, star.txt ग्रेप, और उसके बाद हमें पैटर्न देना होता है कि जो पैटर्न हमें सर्च करना है। तो जब हम ये लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे ग्रेप ट्रेन star.txt से क्या आउटपुट आया, वो सारी लाइंस यहाँ पे आ गई जिन जिन लाइंस पे
ट्रेन वर्ड आया है, ठीक है। तो सर्चिंग के लिए ग्रेप कमांड यूज होती है। जैसे हमें इस फाइल में फैक्ट वर्ड सर्च करना था, क्या लिखेंगे, ग्रेप फैक्ट और फिर फाइल का नाम। ठीक है, तो सारी लाइन्स आ गई जहाँ जहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है, फैक्टोरियल। अब हम देखते हैं शेल क्या होता है। तो शेल को पढ़ने से पहले हम ये 3 टर्म्स हमें पता होने चाहिए। कर्नल क्या है, शेल क्या है और टर्मिनल क्या है। सबसे पहले देखते हैं कर्नल। कर्नल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है। कर्नल सारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन वर्क होते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारी फंक्शनैलिटी कहाँ होती है, कर्नल में होती है। तो लिनक्स सिस्टम में कर्नल का क्या काम है, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और डिवाइस मैनेजमेंट। शेल क्या है, जब भी हम कोई टर्मिनल खोलते हैं, जैसे ये हमारा लिनक्स का टर्मिनल है, इसमें जो भी हम कमांड टाइप करते हैं, जैसे यहाँ हमने कैट कमांड टाइप की, या हमने कॉपी कमांड टाइप की, तो वो सारी कमांड्स इंटरप्रेट होती हैं इंटरप्रेटर से। ठीक है, ये जो कमांड एग्जीक्यूट होती है, इनको कौन एग्जीक्यूट कराता है, लिनक्स शेल। तो शेल is a special user program which provide an interface to user to use operating system services. Shell accept human readable command from the user and convert them into something which kernel can understand. तो जो भी हम कमांड्स यहाँ टाइप करते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट हो जाती है, हमने तो इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में टाइप किया, जैसे रिमूव डायरेक्टरी, RMDIR, कॉपी के लिए CP कमांड, लेकिन इंटरनली ये कमांड्स शेल के थ्रू एक ऐसी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म हो जाती है जिसे कर्नल समझ पाता है और फाइनली उसे एग्जीक्यूट करता है। इस डायग्राम में ये भी सबसे पहले क्या है, हार्डवेयर से कौन इंटरेक्ट करेगा, कर्नल। उसके बाद क्या है, शेल है। शेल के टाइप्स जो हैं वो बैश शेल होता है, एक सी शेल होता है और KSH होता है। ये क्या है, अलग अलग शेल के टाइप्स हैं। और सबसे आउटर में क्या है, यूटिलिटीज़ या कमांड्स जो हम शेल के थ्रू कर्नल को पास करते हैं। ठीक है, कमांड्स जैसे हो गई LS हो गई, VI कमांड हो गई, कैट कमांड हो गई। ठीक, तो हम शेल के थ्रू इन कमांड्स को कहाँ तक पहुँचाते हैं, कर्नल पे पहुँचाते हैं और फिर वो कमांड्स कर्नल एग्जीक्यूट करते हैं। तो शेल क्या है, ये कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर है जो हमारी कमांड्स को रीड करता है और उनको एग्जीक्यूट करता है। अगर हमें कुछ इनपुट भी देना है कीबोर्ड से तो वो हम शेल की कमांड होती है रीड कमांड, उसके थ्रू वो रीड करेगा हमारा इनपुट और उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो शेल टाइप्स क्या क्या हैं, बैश, KSH और सी शेल। बैश शेल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लिनक्स सिस्टम्स में। बैश शेल की ये पहचान होती है कि इसमें डॉलर सिंबल होता है। ये जब आपने इस टर्मिनल को खोला तो यहाँ पे एक डॉलर सिंबल है, इसका मतलब ये एक बैश शेल है। बाकी एक KSH भी होता है, कॉर्न शेल, एक सी शेल होता है। सी शेल में ये परसेंटेज का साइन होता है जब हमारा शेल ओपन होता है। बैश में क्या है, डॉलर साइन है। सी शेल में परसेंटेज का साइन होता है।
शेल प्रॉम्प्ट क्या है? ये जो डॉलर का सिंबल आता है ना जब हम शेल को ओपन करते हैं, और कमांड मोड में हम जो भी इनपुट देंगे फिर एंटर प्रेस करेंगे तो शेल उसको एग्जीक्यूट कराएगा। शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट क्या है? शेल की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक बार में एक ही कमांड एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, जैसे हमने कैट कमांड दिया, फिर हमने यहाँ पे ग्रेप कमांड दिया। अब अगर हमें 10 कमांड्स को एक साथ चलाना है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसे हम शेल स्क्रिप्ट बोलेंगे। उसमें वो सारी कमांड्स लिख देंगे और फिर जब हम उस स्क्रिप्ट फाइल को चलाएंगे तो एक साथ हमारी वो कमांड्स चल जाएंगी। तो जो शेल स्क्रिप्ट होती है उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .sh। जैसे यहाँ पे मैंने एक शेल स्क्रिप्ट बनाई है, न्यू, ये मेरा फाइल का नाम है, और .sh का मतलब है कि ये एक स्क्रिप्ट है, शेल स्क्रिप्ट। Script file will have extension .sh. For example, test.sh. Shell script क्या है? The basic concept of shell script is a list of commands which are listed in the order of execution. ठीक है, जो कमांड ऊपर होगी फाइल में वो पहले एग्जीक्यूट होगी, जो सेकेंड नंबर पे होगी वो सेकेंड नंबर पे एग्जीक्यूट होगी। जो शेल स्क्रिप्ट होगी उसमें सबसे ऊपर एक कमेंट होगा, और हम शेल स्क्रिप्ट में कमेंट्स भी दे सकते हैं हैश से। जैसे सी का प्रोग्राम आपने बनाया होगा तो कमेंट्स हम देते थे ना फॉर डिस्क्राइबिंग कि इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, डबल स्लैश से। इसी तरह शेल स्क्रिप्ट में अगर हमें कुछ कमेंट लिखना है तो हमें उसके आगे हैश का सिंबल लगाना पड़ेगा। हाँ, जो भी आपकी शेल स्क्रिप्ट होगी उसकी सबसे पहली लाइन में क्या लिखा होगा? ये लिखा होगा कमेंट में, !bin/sh। इससे क्या होगा कि सिस्टम को ये पता चल जाएगा कि ये जो भी कमांड्स हैं वो मुझे बैश शेल में एग्जीक्यूट करानी है। ठीक है, बॉर्न शेल मतलब बैश शेल। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा? /bin/bash। अब जैसे मुझे ये दो कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट करानी है, pwd और ls, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक फ़ाइल बनाई, उसमें ये दोनों कमांड्स लिख दी, और ये स्क्रिप्ट फाइल है तो इसके सबसे ऊपर मुझे ये लिखना पड़ेगा /bin/bash, क्योंकि ये बैश शेल में एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद अब मुझे इस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बनाना होगा। ठीक है, अभी ये फाइल सिर्फ rw है, मतलब इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेकिन ये फ़ाइल तो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, क्योंकि ये एक स्क्रिप्ट है। तो सबसे पहले हमें इसकी परमिशन चेंज करनी पड़ेगी। तो परमिशन कैसे चेंज करेंगे? chmod +x का मतलब कि हमने इस फाइल को एग्जीक्यूट परमिशन दे दी, chmod +x, और फिर हमने क्या लिखा? test.sh। तो अब ये फ़ाइल क्या बन गई? एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। अब इस फाइल को चलाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? // और फिर फाइल का नाम। तो जैसे ही आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपके दोनों कमांड्स चल जाएंगी, मतलब पहले आपको pwd दिखेगा और फिर आपको ls कमांड का आउटपुट दिखेगा जिस जगह भी आप इस फाइल को एग्जीक्यूट करोगे। जैसे यहाँ पे ये क्या है? pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, और फिर ls कमांड से क्या हो रहा है, इस डायरेक्टरी में जो फाइल्स हैं वो यहाँ पे आ गई। जैसे मैं अगर आपको यहाँ ये एग्जीक्यूट करा के दिखाऊँ, लेकिन फ़ाइल बनाने के लिए सबसे पहले फ़ाइल कहाँ पे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें एक एडिटर चाहिए। तो लिनक्स में एक एडिटर हमें मिलता है vi, जिसे हम बोलते हैं vi एडिटर। ठीक है, तो अगर हमें कोई फ़ाइल बनानी है तो हम क्या लिखेंगे? vi और फाइल का नाम file.sh। तो अब ये आपका एक एडिटर खुल गया है। ठीक है, अब इसमें कुछ भी कमांड, मतलब कुछ भी लाइंस लिखने के लिए हमें सबसे पहले, अब ये क्या है? कमांड मोड में, इस समय हम इसमें कुछ लिख नहीं सकते, तो कुछ भी लिखने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? I। जैसे हम I प्रेस करेंगे तो ये इंसर्ट मोड में चला जाएगा।
ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब इंसर्ट मोड से बाहर आने के लिए हमें क्या दबाना पड़ेगा, एस्केप। जैसे ही हम एस्केप दबाएंगे तो ये वापस से कमांड मोड में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें इंसर्ट दबाते हैं और अब हम इसको एक फ़ाइल बनाते हैं। अपनी स्क्रिप्ट फाइल में 2 कमांड्स लिख देते हैं, WDR। अब इसको सेव करने के लिए कैसे सेव करेंगे, पहले कमांड मोड में आ गए, एस्केप दबा के अब हमें कोलन दबाना है, W एंटर। यहाँ क्या आ गया, 3 लाइन्स रिटर्न, मतलब अब इस फाइल में 3 लाइन्स हम लिख चुके हैं। अब बाहर आने के लिए इस फाइल को बंद करने के लिए क्या लिखेंगे, कोलन Q और एंटर। Q का मतलब क्विट। अब हमने इस फाइल को सेव करके हम बाहर आ गए। अब हमें वापस से इस फाइल को खोलना है चेक करने के लिए कि ये सेव हो गई। ये देखिए ये सेव हो चुकी है। अगर हमें सेव और क्विट एक साथ करना है तो हम क्या लिखेंगे, कोलन WQ एंटर। तो क्या होगा, सेव भी हो जाएगी और ये फाइल बंद भी हो जाएगी। अब हम देखते हैं इस फाइल पे क्या क्या परमिशन है। ये देखिए RW बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स किसी फाइल को सिर्फ रीड राइट परमिशन दे रहा है। मतलब पहला ग्रुप क्या है, ओनर, मतलब मैंने इस फाइल को बनाया तो मुझे क्या क्या परमिशन मिली हुई है, रीड और राइट की। जो दूसरा कोई भी ग्रुप है, ग्रुप ऑफ यूज़र्स को कौन सी परमिशन है, रीड की, और अदर्स को भी कौन सी परमिशन है, रीड की। ठीक, तो अभी ये फाइल को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगी ./file.sh तो ये फाइल नहीं चलेगी क्योंकि इसको एग्जीक्यूट परमिशन नहीं मिली हुई है। ठीक है, परमिशन डिनाइड। तो सबसे पहले हम इसको X परमिशन दे देंगे, मतलब एग्जीक्यूट। तो हमने क्या लिखा, chmod +X और फिर फाइल का नाम। अब अगर हम प्रीवियस कमांड को देखने के लिए आप एरो की दबा सकते हैं अपनी कीबोर्ड से, तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको X परमिशन हमने दे दी, सारे ग्रुप्स को मैंने X एग्जीक्यूट परमिशन प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ X लिख के आ रहा है। अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसने PWD का आउटपुट दिया, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, फिर इसने LS का आउटपुट दे दिया कि इस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स हैं। शेल स्क्रिप्ट में हम यूज़र से भी कुछ इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट लेने के लिए क्या कमांड है, रीड कमांड। एक होती है एको कमांड। एको कमांड का क्या मतलब होता है कि हम टर्मिनल पे जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे एको हेलो, तो क्या प्रिंट हो गया, हेलो। तो सबसे पहले इस स्क्रिप्ट में हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से उसका नाम पूछ रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी, एको कमांड। एको व्हाट इज़ योर नेम। फिर जैसे ही आप नेम टाइप करोगे, अब ये रीड कमांड क्या करेगी, उस नाम को रीड करके एक वेरिएबल में रख लेगी, पर्सन। जिसे सी में होता था ना प्रिंटफ और स्कैनफ, तो एको समझ लो आपका प्रिंटफ स्टेटमेंट है और रीड क्या है आपका स्कैनफ स्टेटमेंट है। ठीक, अब ये रीड करेगी, आप जो भी नाम दोगे वो इस वेरिएबल में रख लिया। अब हमें प्रिंट कराना है तो हम क्या लिखेंगे, एको हेलो और फिर $पर्सन। पर्सन क्या एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए क्या सिंबल लगता है, $। अगर आप एको पर्सन कर दोगे तो क्या प्रिंट होगा, पर्सन। लेकिन हमें पर्सन नहीं प्रिंट कराना, हमें इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हमने क्या लिखा, $पर्सन। अब जब आप इस स्क्रिप्ट को चलाओगे तो सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम। आप जैसे ही इनपुट दोगे फिर वो आउटपुट प्रिंट कर देगा, हेलो। और मैंने इनपुट दिया शिल्पी, तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो शिल्पी। तो इस स्क्रिप्ट बना के आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं।
नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन का मतलब होता है जो भी हमारा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो क्या है, कीबोर्ड। हमेशा हम इनपुट कहाँ से लेते हैं, कीबोर्ड से विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट कहाँ दिखता है हमें, वो भी कहाँ दिखता है, टर्मिनल पे। ठीक, लेकिन अगर हम चाहें कि अपना आउटपुट टर्मिनल पे ना आके किसी फाइल में हम रीडायरेक्ट कर दें तो इसको हम बोलेंगे आउटपुट रीडायरेक्शन। मतलब मुझे आउटपुट टर्मिनल पे नहीं देखना है, मुझे आउटपुट को रीडायरेक्ट कर देना है एक फाइल में जिससे कि मैं उसे स्टोर करा सकूँ। क्योंकि फाइल में तो हम कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनल पे अगर आउटपुट आया तो हो सकता है बाद में आपने कुछ और कमांड्स एग्जीक्यूट कर दी तो वो आउटपुट आपको बाद में नहीं दिखेगा। मान लो आपको अपनी किसी पर्टिकुलर चीज़ का आउटपुट सेव करके रखना है तो आप उसको स्क्रीन पे ना दिखा के फाइल में रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ls, अब मुझे ls कमांड, अगर आप सिंपल ls कमांड लिखोगे तो ये आउटपुट आ जाएगा। अब आपको इसे रीडायरेक्ट करना है किसी फाइल में तो ग्रेटर देन का सिंबल क्या है, आउटपुट रीडायरेक्शन। ये करेगा ls का आउटपुट रीडायरेक्ट कर देगा आप जो भी यहाँ फाइल नेम दोगे, जैसे मैंने दे दिया फाइल नेम। ठीक है, अब हमें ls का आउटपुट स्क्रीन में नहीं दिखा क्योंकि ये रीडायरेक्ट हो गया इस फाइल में। अब अगर हम इस फाइल को ओपन करके पढ़ें, कैट फाइल 1, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा ls कमांड का आउटपुट हमें दिख रहा है इस फाइल में, तो इसको हम बोलते हैं आउटपुट रीडायरेक्शन। ऐसे ही इनपुट रीडायरेक्शन का मतलब होता है कि हम इनपुट कीबोर्ड से ना लेके किसी फाइल से इनपुट अगर लेंगे, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस हमने कीबोर्ड की जगह क्या कर दिया, फाइल कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आउटपुट रीडायरेक्शन। इसके लिए लेस देन का सिंबल यूज होगा। जैसे सॉर्ट कमांड एक होती है लिनक्स में, सॉर्ट कमांड का मतलब होता है कि किसी फाइल के कंटेंट्स को सॉर्टिंग करना। जैसे ये फाइल है कैट डॉट sh, अब हमें इस फाइल को सॉर्ट करना है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, सॉर्ट। ठीक है, तो हमें ये सॉर्टेड ऑर्डर में दिख गया सारी लाइन से। देखो पहले नाम आ रहे हैं, डन ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये जो इनपुट है हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे इसके पहले वाली स्क्रिप्ट फाइल में हमने कीबोर्ड से इनपुट लिया, हमें कीबोर्ड से इनपुट लेने के बजाय अगर किसी फाइल से इनपुट लेना होगा तो हमें इनपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर यूज़ करना होगा। जैसे सॉर्ट कमांड के साथ हमने ये दे दिया कि इनपुट जो है वो हमारा कहाँ से आएगा, इस फाइल से आएगा। नेक्स्ट है पाइप। पाइप का यूज़ कब होगा, दो कमांड्स को आपस में जोड़ने के लिए हम लिनक्स में पाइप ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड के लिए इनपुट का काम करे। जैसे यहाँ पे हमने दो कमांड्स को जोड़ा, ls-l। पहले हम देखेंगे उस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स है और फिर हम उसमें ग्रैब करेंगे कि किन किन फाइल्स में और ये AUG वर्ड आया है। टच कमांड से हम किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं।
जैसे हम यहाँ पे कुछ फाइल्स बना लेते हैं। टच एम्प्टी फाइल इससे क्रिएट होती है टच कमांड से। फाइल ठीक, अब हम ls करेंगे तो हमारा ये आउटपुट है। लेकिन अब अगर हमें इस ls कमांड के आउटपुट में सिर्फ वो फाइल्स देखनी है जिनमें फाइल वर्ड है, ये जैसे फाइल फाइल फाइल, हम क्या करेंगे, पहले ls का आउटपुट लेंगे, फिर पाइप लगा के इसमें grep ऑपरेटर लगा देंगे, grep फाइल। ठीक, तो अब हमें वही फाइल्स दिखी जिनमें फाइल वर्ड है। तो इस पाइप ऑपरेटर से हमने क्या किया, दो कमांड्स को जोड़ दिया। ls-l का आउटपुट grep के लिए इनपुट का काम कर रहा है। नेक्स्ट vi एडिटिंग कमांड मैं आपको बता चुकी हूँ। vi एडिटर में हम किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम कुछ शेल प्रोग्राम्स देखेंगे। शेल प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, अभी जो हमने पीछे शेल स्क्रिप्ट बनाई थी उसी तरीके से हम कोई प्रोग्राम भी शेल में लिख सकते हैं। ठीक, सब जैसे हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, तो सबसे पहले हमने क्या प्रिंट करा है, यूज़र से एक नंबर लेंगे, रीड नम, जो भी यूज़र ने नंबर एंटर किया वो हमने नम वेरिएबल में रख लिया। ठीक, फिर हम अपना लॉजिक लगाएंगे वाइल। अच्छा, इसमें जो वाइल लूप लगेगा, वाइल के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखना होगा हमें। ठीक, जब भी हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू को यूज़ करना है तो हम क्या लगाएंगे, डॉलर साइन। यहाँ हमें आई की वैल्यू को यूज़ करना है। ठीक, वाइल आई इज़ लेस देन नंबर बाई 2। और जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है, कुछ हमें कैलकुलेशन करनी से, नम डिवाइडेड बाई 2 ये क्या है, एक्सप्रेशन है, तो इसको expr के अंदर लिखना होगा। यहाँ पे ये टिल्ड साइन है। ठीक है, ये कोट्स हैं, वो ये सिंगल कोट नहीं है, ये कैरेट साइन है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्सप्रेशन डॉलर नम डिवाइडेड बाई 2, फिर डू और डन लिखेंगे। ठीक, जैसे सी में हम ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाते थे, यहाँ पे हमें डू और डन लिखना होगा। एडी का मतलब होता है लेस देन, EQ का मतलब होता है इक्वल्स टू। तो अगर वो नंबर, प्राइम नंबर की क्या पहचान होती है कि जैसे मान लो आपने नंबर एंटर किया 7, तो हम उस नंबर को, अगर 7 प्राइम है तो 7 का जो हाफ होगा, 7 का हाफ कितना हो गया, 3 लगभग। तो 1 2 3 तक में कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे 7 कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। ठीक, तो अगर ये डिविजिबल है, मतलब अगर मॉड्यूलस की वैल्यू 0 है, तो हमने फ्लैग को 1 सेट कर दिया। और fi का मतलब ये इफ़ का एंड है fi, और हमने i की वैल्यू 1 बढ़ा दी। तो अगर फ्लैग 1 है इसका मतलब नंबर प्राइम नहीं है, और अगर फ्लैग 0 है इसका मतलब नंबर प्राइम है। इसी तरीके से अगर हमें एवरेज निकालना है 3 नंबर्स का, तो हमने क्या किया, एक को कराया एंटर, फर्स्ट नंबर उसको ए में रख लिया, सेकेंड नंबर को बी में, थर्ड नंबर को सी में। फिर हमने लिखा सम इज़ इक्वल टू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। डॉलर ए मीन्स ए की वैल्यू, डॉलर बी की वैल्यू, डॉलर सी की वैल्यू। हमने इनको सम कर दिया और एवरेज में इनको, इसका एवरेज निकाल लिया और हमने प्रिंट करा लिया सम और एवरेज। बाकी आप इसको प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।